Today we are discussing another process of sexual reproduction in human, that is fertilization. In our previous video lecture, we are discussing various reproductive systems, male and female reproductive systems, and associated ducts and associated glands. Now, after the formation of gamete or gametogenesis, the next step is the fertilization. Fertilization means fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete is called fertilization. And after fertilization, formation of diploid zygote. On the basis of gamete fusion, fertilization are classified into two categories: external fertilization and internal fertilization. If the fusion of male and female gamete outside the body, that is external fertilization. If fusion of female and male gamete inside the body, then fertilization is internal fertilization. तो ह्यूमन्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है उसको डिटेल में नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की डिटेल स्टडी करेंगे. बट आपके जो नोट्स होंगे जो आज आपको इवनिंग तक अवेलेबल हो जाएंगे आपके ऐप पर, उसके अंदर आपको वही मैटर मिलेगा जो कि आपके राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म. इन अप्रोच ऑफ स्पर्म, मेल जो होता है वो फीमेल की जो वेजाइनल ट्रैक होता है उसमें वन इजैकुलेशन जो है, अगर हम वन इजैकुलेशन की बात करें, इजैकुलेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल इंसेमिनेट दियर सीमेन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक. तो वन इजैकुलेशंस जो होता है जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं, इसमें 3 to 3.5 ml जो सीमेन होता है वो फीमेल की जेनिटल ट्रैक के अंदर इंजेक्ट होता है, जिसमें अगर हम बात करें स्पर्म की तो उसमें 200 to 300 मिलियंस स्पर्म प्रेजेंट होते हैं. एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, male ejaculated 3 to 3.5 ml semen in female genital tract, and in the semen 200 to 300 million sperms are ejaculated. After that 200 to 300 जो मिलियन स्पर्म्स होते हैं वे फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते और उसमें से कुछ स्पर्म्स ही पहुंच पाते हैं. तो जो स्पर्म की मूवमेंट है फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर, उसके अंदर उसकी हेल्प कौन करता है? अगर हम बात करें हेल्प ऑफ स्पर्म, तो ये 200 to 300 मिलियंस जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट के लिए जो हेल्प्स होती है वो एक तो होती है लेसिंग मूवमेंट ऑफ टेल. लेसिंग मूवमेंट ऑफ टेल, जो स्पर्म की टेल होती है उसमें लेसिंग मूवमेंट होने से जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइना से यूटिरस में और यूटिरस से फेलोपियन ट्यूब की तरफ क्या करते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं. तो वो होता है लेसिंग मूवमेंट्स ऑफ टेल. उसके बाद अगर हम बात करें जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करने वाला जो फैक्टर है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं दे आर केमिकल्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर केमिकल्स and they contract uterine wall.
जो यूटेरस की जो वाल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो केमिकल्स होते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होने से जो स्पर्म होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो 200 to 300 मिलियंस जो स्पर्म्स होते हैं वे मूवमेंट शो करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल्स और लेसिंग मूवमेंट ऑफ टेल वो उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, बैरियर्स की। बैरियर्स जो होते हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं, उसमें जो फर्स्ट बैरियर होता है वो होता है आपका थिक एंडोमेटेरियम। यूटेरस की जो एंडोमेटेरियम जो इनर वाल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। जैसे अगर हम देखें, जैसे ये यूटेरस वाला पार्ट है और इस यूटेरस वाले पार्ट में जो एंडोमेटेरियम लेयर होती है वो ऐसे क्या होती है, थिक होती है। तो जो स्पर्म मूवमेंट करेगा तो वो इस प्रकार से जिगजैग मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो थिक एंडोमेटेरियम है वो भी यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें एसिडिक पीएच, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक होता है उसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है, जिससे जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, उनका लाइसिस हो जाता है। तो सेकंड जो बैरियर है वो है आपका एसिडिक पीएच। एंड थर्ड बैरियर इज द फैगोसाइटिक सेल। Phagocytic cells are present in female genital tract. They digest या they destroy sperm by phagocytosis process. Phagocytic cells मतलब होता है कि कोई भी सेल अगर किसी भी हार्ड सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस को इंजेस्ट करती है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि एक बैरियर का काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्पर्म है उसकी जो मूवमेंट है या हम उसकी बात करें, इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 124 mm पर मिनट। 1 मिनट में जो स्पर्म होता है वो 124 मिलीमीटर जो डिस्टेंस होता है उसको ट्रैवल करता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये तो हेल्प ऑफ स्पर्म यानी 200 to 300 मिलियन स्पर्म जब फीमेल जेनिटल ट्रैक में इंजेक्ट होते हैं तो उसमें से जो स्पर्म की मूवमेंट के लिए हेल्प कौन करता है, लेसिंग मूवमेंट ऑफ टेल। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर केमिकल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट यूटेराइन वॉल। बैरियर्स थिक एंडोमेटेरियम, एसिडिक पीएच एंड फैगोसाइटिक सेल्स। तो यहाँ से जो 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स में से ओनली 100 स्पर्म रिच इन फैलोपियन ट्यूब, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 100 जो स्पर्म्स होते हैं वो ही फैलोपियन ट्यूब तक क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है आपका अप्रोच ऑफ स्पर्म। देखिए, अप्रोच ऑफ स्पर्म्स के अंदर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेल inseminate their semen in female genital tract and in one ejaculation 3 to 3.5 ml semen inseminate, and in this semen 200 to 300 million sperms are present. There are some helpful factors for sperm and there are some barriers. Helpful factors are lacing movement of tail, prostaglandin, they contract uterine wall, and barriers are thick endometerium, acidic pH, phagocytic cells, and movement or speed of sperm is 1 to 4 mm per minute. Only 100 sperms reach in fallopian tube out of 200 to 300 million sperm. तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। After discuss first step of fertilization, that is approach of sperm, we discuss second step, fertilizing and anti-fertilizing reaction.
फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस मीन्स होता है फर्टिलाइजिंग आर ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस, ग्लाइकोप्रोटीन substance that secrete by ovum। जो ओवम होता है उससे ग्लाइकोप्रोटीन जो सब्सटेंस होते हैं वो सिक्रिएट होते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग। और एंटी फर्टिलाइजिंग मीन्स होता है ग्लाइकोप्रोटीन substance that secrete by sperm। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन मीन्स होता है आफ्टर स्पर्म जो है वो रीच कर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब पे, तो जो एग होता है और ये जो स्पर्म होता है इनसे जो ये केमिकल्स ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस जो होते हैं ये सिक्रिएट होते हैं। इट मीन्स जो ओवम है या एग है उससे तो फर्टिलाइजिंग और जो स्पर्म है उससे एंटी फर्टिलाइजिंग जो है उनका सिक्रिएशन होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि यहाँ पर एक ही स्पीसीज़ के जो स्पर्म और ओवम होते हैं उनके फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग ही आपस में रिएक्ट करते हैं। तो यही रीजन्स है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग आपस में रिएक्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं, सेम स्पीसीज़ के करते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि जो एक ही स्पीसीज़ है उसके स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही स्पीसीज़ के स्पर्म के एंटी फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस और एक ही स्पीसीज़ के ओवम के फर्टिलाइजिंग सब्सटेंस जो होते हैं वो आपस में इंटरएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप था। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। देखिए, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन मीन्स होता है स्पर्म लाइसिन्स जो होते हैं दे आर एंजाइम विच आर सिक्रिएटेड बाय एक्रोसोम। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर स्पर्म का डायग्राम बना रहा हूँ, तो और जब मैंने स्पर्म की जब हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो उसका हेड वाला पार्ट होता है उसमें होता है एक्रोसोम, और ये जो एक्रोसोम है और यहाँ पर ये मान लेते हैं हम, यहाँ पर एग जो है, एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो नॉन सेलुलर जो लेयर होती है जिसे मैंने कहा था जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। उसके बाद हमने देखा था कि जो एग होता है उसके चारों तरफ सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, जिसको हमने कहा था कोरोना रेडिएटा। These are the outermost membrane of egg, that is corona radiata। कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं वो आपस में अटैच रहती हैं हाइलुरोनिक एसिड से। तो स्पर्म लाइसिन क्या होते हैं? स्पर्म लाइसिन आर द एंजाइम्स विच आर सिक्रिएटेड बाय द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म लाइसिन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो स्पर्म लाइसिन के अंदर जो फर्स्ट एंजाइम होता है आपका दैट इज हाइलुरोनिडेज। सेकेंड एंजाइम इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। और आपका जो थर्ड एंजाइम होता है दैट इज एक्रोसिन।
दैट इज़ एक्रोसिन। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, तो जो स्पर्म्स होता है वो इस एग के कांटेक्ट में आता है और ये जो स्पर्म है वो इस एग के अंदर इंसर्ट होगा। तो उस टाइम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स क्या करता है कि जो ये कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं दे आर अटैच विद हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिडेज क्या करेगा, इस हाइलुरोनिक एसिड को डिजोल्व कर देता है, जिससे ये सेल्स जो होती हैं ये सेपरेट हो जाती हैं। फर्स्ट। सेकंड देखिए, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो होता है, तो पहले तो सेल्स हैं वो थोड़ी इसमें स्पेस बन जाएगा, फिर इसका लाइसिस कौन करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो गया लाइसिस। उसके बाद आता है एक्रोसिन। एक्रोसिन जो एंजाइम्स होता है इट लाइसिस द जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये क्या करेगा, जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है उसको क्या करेगा, लाइसिस कर देगा। तो लाइसिस ऑफ जोना पेल्यूसिडा। तो ऐसा होने से जो एग मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा दोनों का क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है और ये स्पर्म जो है वो इस एग के कांटेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट स्टेप अप्रोच ऑफ स्पर्म, जिसके अंदर मैंने बताया कि 200 to 300 जो मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं वे इजैकुलेट्स होते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, और उसमें से कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ हेल्पफुल सब्सटेंस होते हैं जिससे 100 स्पर्म्स जो होते हैं वो रीच करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग रिएक्शन मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड बाय ओवम, एंटी फर्टिलाइजेशन सब्सटेंस ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस दैट सिक्रेटेड बाय स्पर्म। एक स्पीशीज के फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग आपस में रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से एक ही स्पीशीज के स्पर्म और एक स्पीशीज के जो ओवम और एग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। आफ्टर दैट रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन आर द एंजाइम विच आर सिक्रेटेड बाय द एक्रोसोम। इन स्पर्म लाइसिन मेनली 3 एंजाइम्स हाइलुरोनिडेज विच dilute the hyaluronic acid between corona radiata cells. Corona penetrating enzymes lysis the corona radiata layer. Acrosin enzymes lysis the zona pellucida layer. तो ये हमने थर्ड स्टेप जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब फोर्थ स्टेप है उसको डिस्कस करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। Now we discuss the fourth step of fertilization process, that is formation of reception cone. Reception cone is the conical structure which are formed on the vitelline membrane of egg. अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो एग है इसकी कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है और उसकी जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसका क्या हो चुका है, लाइसिस हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये स्पर्म जो है ये कांटेक्ट में होता है, तो उस साइड हमें पता है कि जहाँ पर जो एग होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पोजीशन में होता है, जिसे हम कहते हैं एनिमल पोल। जिस एंड पे न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल। अब जहाँ से ये स्पर्म इस एग के अंदर एंटर करता है वहाँ पर जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन्स होती है वो एक कोनिकल प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम कहते हैं रिसेप्शन कोन। और जो स्पर्म होता है उसकी जो एंट्री होती है वो कहाँ से होती है, रिसेप्शन कोन से होती है, जिसका फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एनिमल पोल पे होता है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने oogenesis पढ़ा था उस टाइम मैंने बताया था कि ओवुलेशन जो होता है ह्यूमंस के अंदर, जब ओवुलेशन होता है तो एग कौन सी स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। और सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर फिर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड, जिससे सेकेंडरी oocyte किसका फॉर्मेशन करती है, ओवम का, और किसका फॉर्मेशन करती है, पोलर बॉडी का। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर है, और वैसे ही जैसे ये स्पर्म इस रिसेप्शन कोन को कांटेक्ट में आता है उस टाइम हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocyte अंडरगोज इनटू मियोसिस सेकेंड एंड फॉर्म्स ए फिजियोलॉजिकल एक्टिव ओवम। तो ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
रिसेप्शन कोन, जो कि 4th स्टेप है। उसके बाद 5th स्टेप जो है वो है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन। 5th स्टेप है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शंस में देखिए कि जैसे मान लीजिए ये एग की सरफेस है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट जो स्टेप था अपना अप्रोच ऑफ स्पर्म, जिसके अंदर मैंने कहा था कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर 100 स्पर्म्स जो होते हैं वो एग के कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर ये तो है नहीं कि इसके कांटेक्ट में सिर्फ एक स्पर्म आएगा, बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो इस एग के कांटेक्ट में आते हैं। बट कॉर्टिकल रिएक्शन मीन्स होता है कि यहाँ पर जो एग होता है उसका जो आउटर साइटोप्लाज्म होता है, दे आर डेंस। जो इसका आउटर साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इस डेंस साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। और ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये यहाँ पर डिपॉजिट होकर एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। तो देखिए जैसे ही एक स्पर्म जो होता है वो एग में एंटर करता है, उसी टाइम हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं एक्जोप्लाज्म में, जो कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वो इस प्रकार से डिपॉजिट होकर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये किसको रोकता है, इट्स प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी मीन्स अब एग में और कोई स्पर्म एंटर नहीं करता, सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करता है ड्यू टू कॉर्टिकल रिएक्शन एंड ड्यू टू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्योंकि अभी देखा आपने कि एग जो होता है उसकी सरफेस पे एक से ज़्यादा स्पर्म इसके कांटेक्ट में है। आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर फॉर्मेशन या फॉर्म्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन विच प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो इसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद आता है आपका लास्ट स्टेप, 6th स्टेप फर्टिलाइजेशन का, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियस मीन्स होता है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद न्यूक्लियस ऑफ ओवम and fertilization process is complete. As a result of fertilization, diploid zygote are formed. तो ये आपकी क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के अंदर बताई है। और आपके नोट्स के अंदर वही चीज़ें मेंशन की जाएगी जो कि आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर हम कह सकते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर बुक्स के अंदर जो भी मैटर होगा वो आपको एज ए नोट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसको डिटेल में स्टडी किया है ताकि आपके जो जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इम्प्लांटेशन।